कल हम लोग जहां तक रुके थे आज उसके आगे पढ़ते हैं। देखिए आगे है क्या, समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे, विद्युत का परिपथ। देखिए समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध सबसे कम प्रतिरोधकों के मान से भी कम होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध होंगे तुल्य प्रतिरोध उसका सबसे कम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घरों की वायरिंग एग्जाम में पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। एग्जाम में पूछता है कि घरों की वायरिंग श्रेणी क्रम में रखी जाती है कि समांतर क्रम में, तो आप क्या बताओगे? समांतर क्रम में। इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, आगे एक विभव मापी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसका विभव मापी किस क्रम में जोड़ा जाता है जी? समांतर क्रम में। ये भी गौर करने वाली बात है कि विभव मापी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आगे अमीटर, ठीक है, अमीटर के बारे में अभी आगे चर्चा करेंगे। अमीटर, गैल्वेनोमीटर, विद्युत फ्यूज और सजावटी बल्ब। ठीक है, झालर आप लोग देखे होंगे, झालर झूमर श्रेणी समांतर श्रेणी में जोड़े जाते हैं। ठीक है, ये जो झालर झूमर होता है दो को छोड़कर बाकी सब अमीटर, गैल्वेनोमीटर, विद्युत फ्यूज, सजावटी बल्ब ये सब किस में जोड़ा जाता है? समांतर श्रेणी में। बाकी ये जो झालर झूमर जोड़ा जाता है ये भी समांतर श्रेणी के क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो आप झालर झूमर और सजावटी बल्ब तीन के बारे में हमेशा क्वेश्चन बनता है कि ये किस क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। किसी विद्युत परिपथ की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? ठीक है, तो हम स्थितिज ऊर्जा का सूत्र पीछे बताए भी है, एक बार और देख लेते हैं। इसके पहले परिभाषा पे पढ़ लेते हैं। एकांक बिंदु आवेश को विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने का कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप लोग? कोई आवेश होगा एकांक बिंदु में और विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाकर जोड़ने का काम जो करेगा उसको क्या कहेंगे बेटा? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। देखिए इसका अतः वैद्युत स्थितिज ऊर्जा विभव की परिभाषा में, जब विभव की बात हो, विभव को बता ही दिए कि V से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र बताए थे, V बराबर क्या होता है? W बटे Q, W बटे Q। तो W बराबर देखो इसको पक्षांतर करने पर V इंटू Q हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और U बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू Q, चाहे W बराबर चाहे U बराबर। अब आते हैं हम लोग कि इसका पीछे देखना, मैं लिखवाया था कि Q बराबर IT होता है, Q बराबर IT। तो अतः U बराबर क्या हो जाएगा? अतः U बराबर V इंटू I इंटू T। ठीक है, अतः U बराबर क्या हो जाएगा बेटा? V इंटू I इंटू T। फिर इसको पक्षांतर करेंगे ओम के नियम से, तो ओम का नियम हमारा कहलाता है, जब ओम का नियम पढ़ाए थे तो उसमें लिखे थे V बराबर IR। क्या लिखे थे? V बराबर IR। तो U बराबर क्या हो जाएगा? देखो I के जगह हम क्या लिखे हैं? I के जगह पे यहाँ पे I के जगह पे IR होगा, I के जगह पे क्या होगा? IR इंटू IT पहले से ही है, देखो IT है कि नहीं है। तो U बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू I स्क्वायर और कैपिटल R और T। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। परंतु V बराबर जब IR की बात होगी तो पक्षांतर करेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा? V अपन R। अतः हम कह सकते हैं कि U बराबर क्या होगा? V बटे R का स्क्वायर करेंगे और इंटू RT है तो इंटू क्या करेंगे बेटा? RT, क्योंकि यहाँ पे देखिए I का स्क्वायर है इसलिए V बटा R का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं I का स्क्वायर है, इसीलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं? I की वैल्यू को V बाई R से क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं, स्क्वायर इसका। तो U बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे V स्क्वायर अपन R स्क्वायर इंटू R कैपिटल R इंटू T। तो R से R एक कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा? U बराबर V स्क्वायर अपन कैपिटल R इंटू T। ठीक है, ये हमारा सूत्र हो गया। तो इन तीनों सूत्रों को क्या करना है कि हमको याद कर लेना है, नहीं तो जैसे बताए हैं उस तरह भी निकाल के कर लो, लेकिन एग्जाम में इतना कहाँ समय मिलता है। सीधी बात है, U बराबर V इंटू T। ओम के नियम में U बराबर I स्क्वायर इंटू कैपिटल R इंटू T। और जब परिस्थिति बदलेगी स्थितिज ऊर्जा की तो U बराबर क्या होगा? V स्क्वायर बटे R इंटू T। देखिए हमारी जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है उसके जूल जो परिवर्तन हुआ, चार सूत्र हैं। U बराबर क्या होता है? V इंटू Q, U बराबर V इंटू Q। फिर U बराबर क्या निकल के आया था? V इंटू IT, V इंटू IT।
फिर U बराबर निकल के आया था I इंटू R इंटू टी जूल। फिर निकल के आया था U बराबर V स्क्वायर अपन R इंटू टी। ठीक है, और इसको अब करेंगे क्या कि देखिए आपको जानकारी होगी कि 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 कैलोरी में कितना होता है बेटा? 4.2 जूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम इसका उष्मीय ऊर्जा निकालते हैं, उष्मीय ऊर्जा को H से प्रदर्शित करते हैं, तो जब निकालेंगे उष्मीय ऊर्जा तो देखिए इस सूत्र से निकालते हैं हम लोग। तो देखिए U बराबर VIT है। ठीक है, तो 1 कैलोरी में 4.2 जूल, तो इसमें क्या करेंगे, उष्मीय ऊर्जा से भाग देंगे 4.2 से, तो ये निकल के क्या आ जाएगा? कैलोरी। अगले वाले सूत्र में देखिए H बराबर I स्क्वायर इंटू R इंटू टी, इसमें भी क्या करेंगे 4.2 कैलोरी से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तीसरा हमारा है उष्मीय ऊर्जा V स्क्वायर अपन R इंटू टी था, तो यहाँ पे देखिए क्या V स्क्वायर बटे R इंटू क्या हो जाएगा? 4.2 का इसमें भी भागा करेंगे तो T हो जाएगा कैलोरी। ठीक है, ये क्या होगी? हमारी उत्पन्न उष्मा हो जाएगी। ठीक है, इससे जो निकलेगा हमारी क्या आ जाएगी? उत्पन्न उष्मा। सीधी बात है कि उसी सूत्र में आप लोग क्या करो, 4.2 से भाग कर दीजिए। ठीक, अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि यदि विद्युत परिपथ में भी नियत हो, भी क्या हो? नियत हो स्थिति ऊर्जा, तब उष्मीय ऊर्जा होगी। मतलब उष्मीय ऊर्जा क्या होगी? देखिए जब भी नियत हो जाएगा हमारा, तो उष्मीय ऊर्जा बेटा I स्क्वायर के समानुपाती हो जाएगी। किसके हो जाएगी? I स्क्वायर के समानुपाती हो जाएगी। ठीक है, जैसा कि हम लोग एक और क्वेश्चन बनता है कि उष्मीय ऊर्जा बराबर IRT होता है, उष्मीय ऊर्जा बराबर IRT होता है, तो इसको कह सकते हैं कि H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H प्रोपोर्शनल R के और H प्रोपोर्शनल टू T के। ठीक है, टाइम के। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा रहा स्थितिज ऊर्जा जो कि समाप्त हुआ। अब हमारा जो अगली टॉपिक है विद्युत शक्ति है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। शक्ति पावर से ही प्रदर्शित होती है। तो इलेक्ट्रिक पावर का जो परिभाषा है, उसको डिफिनीशन को हम लोग समझते हैं। देखिए किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा क्षय होने की समय दर को विद्युत स्थिति कहते हैं। क्षय होने की समय दर को क्या कहते हैं बेटा? विद्युत स्थिति कहते हैं या शक्ति कहते हैं। तो विद्युत शक्ति को प्रदर्शित किया जाता है इलेक्ट्रिक पावर से। तो इसको देखो पावर बराबर क्या होगा? वर्क इंटू वर्क अपॉन टाइम होगा। तो यहाँ देखिए पावर बराबर क्या होगा? VIT बटे टी, VIT बटे टी। तो यहाँ P बराबर जब VIT बटे टी होगा, तो इसको जब पक्षांतर करोगे तो P बराबर VI हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? P बराबर VI हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए टाइम से टाइम क्या हो गया? कट जाएगा, तो P बराबर VI आ जाएगा। अब अगला जो हमारा था P बराबर I स्क्वायर इंटू R करेंगे जब, तो P बराबर V स्क्वायर बटे R निकल के आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि I के स्थान पे हम लोग क्या मानते हैं? V स्क्वायर मानते हैं, इसलिए P बराबर V स्क्वायर बटे कैपिटल R आता है। जब पूछेगा आपसे कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का सिंपल जो मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है बेटा? जूल प्रति सेकेंड। अगला, जब विद्युत शक्ति का SI मात्रक पूछेगा MKS पद्धति में, तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक जो होता है वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि विद्युत शक्ति के अन्य मात्रक। देखिए अतः वाट बराबर क्या होता है? वाट बराबर होता है जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड, या इसको कह सकते हो जूल अपन सेकेंड। तो इसको देखो पक्षांतर करोगे जब, वाट इंटू सेकेंड हो जाएगा कि नहीं? तो जूल बराबर क्या होगा? वाट इंटू सेकेंड। ये हमको क्या करना है? याद कर लेना है। जूल बराबर क्या होता है? वाट इंटू सेकेंड। आगे देखिए शक्ति के मैं बताया कि विद्युत शक्ति के अन्य मात्रक क्या होते हैं। तो अन्य मात्रक देखिए 1 किलोवाट में कितना वाट होता है बेटा? 1000 वाट। 1000 वाट होता है 1 किलोवाट में। तो 1 किलोवाट में 1000 को 10 घाते 3 लिख सकते हैं कि नहीं? 10 घाते 3 वाट। ठीक, अब आएगी बारी मेगावाट की।
1 मेगावाट में 10 घाते 6 वाट होता है। 1 मेगावाट में कितने 10 घाते 6 वाट। इसका मतलब ये होता है बेटा, एक के आगे 1 2 3 4 5 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब कह सकते हैं कि आप 1 मेगावाट में 10 लाख वाट होते हैं। ठीक, अब 1 मेगावाट में 10 घाते 6 वाट, ये भी याद रख लीजिएगा, याद कर लीजिए कि इसको कहीं दिक्कत ना हो कि 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, इसको बोलते हैं 10 घाते 3 वाट। तो 1 मेगावाट में 10 लाख वाट, इसको बोलते हैं 10 घाटे 6 वाट। अब आगे आते हैं, पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है। लाखों बार इंपॉर्टेंट लगाओगे तब भी कम पड़ेगा, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा एग्जाम बनता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया। इसको अश्व शक्ति से प्रदर्शित करते हैं एचपी से, तो 1 एचपी बराबर क्या होता है 746 वाट। ठीक, आगे हम लोग 1 मीट्रिक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है, तो 1 मीट्रिक अश्व शक्ति बराबर होता है 735 वाट। क्या होता है बेटा 735 वाट। जब अश्व शक्ति की बात आएगी तो 746 वाट, जब मीट्रिक अश्व शक्ति की बात आएगी तो 735 वाट। तो मीट्रिक को क्या कहते हैं, मीट्रिक एचपी बताए हैं, अश्व शक्ति को बराबर 735 वाट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक क्या होते हैं। ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक, जो व्यापार करते हैं उसी को व्यापारिक मात्रक कहा जाता है। तो देखिए किलोवाट घंटा या यूनिट में होगा। 1 किलो वाट घंटा बराबर क्या होता है, तो मैं बताया, देखो यहाँ पे 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। 1 किलोवाट का मतलब हो गया 1000 वाट, और 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड। कितने सेकंड 3600 सेकंड। 1 घंटे में मैं पूछा कितना सेकंड, तो 1 घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकंड। तो यहाँ पे 60 गुणे 60 से गुणा करेंगे 3600 से, तब ना होगा दी। तो 1 किलोवाट बराबर कितना हो गया, देखो 36 के आगे 5 जीरो लग गया, वाट सेकंड। इसको कह सकते हैं कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल होता है। ठीक है, ये छपने वाला क्वेश्चन है पूरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। ठीक है, अगर मान लो कि 10 में कक्षा 10 में नहीं छपा, 9 में नहीं छपा, लेकिन आगे भविष्य के एग्जाम में अगर कुछ बनना चाहते हैं आप लोग तो छपेगा जरूर। और अगर शादी उदी के लिए पढ़ रहे हो तो बात है, फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे देखो 1 किलोवाट बराबर अगर मेगाजूल में पूछ लेगा तो 3.6 मेगाजूल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखवाए है ना, 1 मेगावाट में 10 घाते 6 वाट, 1 मेगावाट में 10 घाते 6 वाट। तो यहाँ पर देखिए 10 घाते 6 से जब भाग देंगे तो कट जाएगा, तो सीधी बात है 1 किलोवाट में 3.6 मेगाजूल हो जाएगा। ठीक, अब अगला जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितने जूल होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 घाते -19 जूल होता है। यही पूछ लेगा क्वेश्चन कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होगा, तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा 10 घाते 6, इसमें से घटा देंगे, 10 घाते 6 घटाना है। तो देखिए 1.6 गुणे 10 घाते -19 में से जब 10 घाते 6 घटाओगे तो 1.6 गुणे 10 घाते -13 जूल हो जाएगा। ठीक है, बारे में पढ़ना बेटा, विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा को इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो है इसका ऊष्मीय प्रभाव है, ऊष्मीय प्रभाव को इंग्लिश में कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। और दूसरा है रासायनिक प्रभाव। क्या है बेटा, रासायनिक प्रभाव, इसको बोलते हैं केमिकल इफेक्ट। और तीसरा जो होता है चुंबकीय प्रभाव, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं ऊष्मीय प्रभाव में क्या क्या पढ़ना है। ऊष्मीय प्रभाव में देखिए विद्युत बलों के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, विद्युत बलों के बारे में। दूसरा ट्यूबलाइट के बारे में पढ़ना है। तीसरा विद्युत फ्यूज के बारे में पढ़ना है। चौथा विद्युत हीटर, ठीक है, जिसको गीजर बोलते हैं। और 5वां आयरन होता है, उसको क्या बोला जाता है, इस्त्री, जो प्रेस करने के काम में आती है। ठीक है, ये ऊष्मीय प्रभाव है विद्युत धारा का, इसी में आती है। अगला जो है रासायनिक प्रभाव क्या है। रासायनिक प्रभाव में देखिए पढ़ना है हम लोगों को विद्युत अपघटन के बारे में, कि विद्युत का अपघटन कैसे होता है। विभव मापी के बारे में पढ़ना है। विद्युत सेल के बारे में पढ़ना है। बैटरी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, बैटरी के बारे में। और विद्युत लेपन के बारे में पढ़ना है। ठीक, अब बात आती है कि चुंबकीय प्रभाव क्या है।
चुंबकीय प्रभाव है, देखिए विद्युत मोटर के बारे में पढ़ना है, जनरेटर के बारे में पढ़ना है, जब बिजली कट जाती है तो हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, जनरेटर के बारे में, ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हमको इसके बिना बिजली क्या होती है, प्रदान नहीं हो पाती है। लाउड स्पीकर के बारे में पढ़ना है, अपनी बातों को ज्यादा से ज्यादा दूर तक फैलाने का काम लाउड स्पीकर करता है। चोक कुंडली के बारे में पढ़ना है और माइक्रोफोन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, माइक्रोफोन के बारे में। तो ये रहा कि हमको पढ़ना क्या है विद्युत धारा के अंतर्गत। ठीक, अब बात आती है कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, आगे जो पढ़ना है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पहला है। ठीक है, तो ऊष्मीय प्रभाव में विद्युत बलों को पढ़ना है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें क्या पढ़ना है बेटा, विद्युत बलों को, मैं इसका सूत्र भी लिखवाया था हीटिंग करंट का, H बराबर I/RT। ठीक है, अब दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या होता है विद्युत बल्ब का, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि विद्युत बल्ब की खोज कैसे हुई, बना कैसे। तो आइए हम लोग विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में पढ़ते हैं। देखिए इसकी खोज थॉमस अल्वा एडिसन ने की थी। बल्ब की खोज किसने की थी बेटा, थॉमस अल्वा एडिसन। 100% परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन, अगर परीक्षा में नहीं आएगा तो जीवन के कहीं भी रास्ते में कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है कि बल्ब की खोज किसने की। ठीक है, आगे देखो ये बल्ब का चित्र है, किसका चित्र है बेटा, बल्ब का चित्र है। ये देखिए बीच में जो लगा रहता है टंगस्टन बोलते हैं, जो कि यही जलता है, क्या लगा रहता है, टंगस्टन। तो बल्ब का फिलामेंट किससे बनता है, तो बताइएगा टंगस्टन से। क्या बनता है, टंगस्टन से। तो वेरी ये भी 100% इंपॉर्टेंट है कि बल्ब का फिलामेंट किससे बनता है, तो बताओगे टंगस्टन। किससे बताओगे, टंगस्टन। अब कि इसका गलनांक कितना होता है, तो बताओगे गलनांक इसका उच्च होता है, सबसे ज्यादा 3500 डिग्री सेल्सियस होता है टंगस्टन का गलनांक। ठीक, इसीलिए बल्ब देखोगे जल्दी फ्यूज नहीं होता है, क्यों, उसका कारण हम बता रहे हैं। आगे देखिए बल्ब में निर्वात करके आर्गन प्लस नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कभी कभी आप देखना ध्यान से, जब बल्ब को हम छोड़ते हैं नीचे, बल्ब टूटता है तो भस सी आवाज आती है, फस आती है कि नहीं आती, जो फस सी आवाज आती है उसमें से तुरंत गैस निकलती है, आर्गन प्लस नाइट्रोजन गैस निकलती है। कहोगे कि सर बल्ब में गैस भरी होने के कारण जलता क्यों है। ठीक है, तो बल्ब में देखिए टंगस्टन फिलामेंट होता है और आर्गन प्लस नाइट्रोजन गैस हमारी क्या करती है, बल्ब की सुरक्षा करती है। ठीक है, इसीलिए जब टूटता है बल्ब तो फस सी आवाज आती है। ठीक, आगे देखिए जलते हुए बल्ब का तापमान कितना होता है, ताप कितना होता है, उसमें ऊर्जा कितना होता है उसका, तो आप बताओगे कि जलते हुए बल्ब का जो उसमें ऊर्जा होता है वो क्या होता है, ताप 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, और इसका जो टंगस्टन का होता है देखिए उच्च 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये क्या होता है, इसीलिए जलता है। अगर मान लो कभी 3500 से ज्यादा अगर होने का प्रयास करे, बिजली का पावर ज्यादा हो, तो क्या करता है बल्ब, क्या करता है, फ्यूज हो जाता है। ये टंगस्टन जो होता है हमारा टूट जाता है। क्या होता है, टूट जाता है। देखिए जो रेलगाड़ी में उपयोग होने वाला बल्ब है, एग्जाम में पूछता है, आप जब थोड़ा सा स्तर आपका बढ़ेगा तो पूछता है एग्जाम में कि मान लो कि रेलवे का परीक्षा देने गए और पूछ दिया कि रेलगाड़ी में उपयोग होने वाला बल्ब कितने वोल्ट का होता है, क्योंकि रेलगाड़ी में बहुत सारे बल्ब लगे होते हैं जो कि 24 वोल्ट के होते हैं। कितने वोल्ट के होते हैं बेटा, 24 वोल्ट, 24 वोल्ट। ठीक है, आगे ऑटोमोबाइल कार में कितने वोल्ट के बल्ब लगाए जाते हैं, 12 वोल्ट के। कितने वोल्ट के, 12 वोल्ट। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा में आने वाला। टार्च में कितने वाट वोल्ट लगा होता है, 1.5 वोल्ट। कितना, 1.5। अब बल्ब की दक्षता कितनी होती है, 10 से 15% तक बल्ब की क्या होती है, दक्षता होती है। ये रहा बल्ब से संबंधित जितने भी परीक्षा में आए हुए या आने वाले क्वेश्चन, उसको पढ़ा दिया गया। बल्ब हमारा क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें प्रभाव में सबसे अच्छा जो टॉपिक है ट्यूबलाइट का है। इसका थोड़ा सा जनरेशन अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, फिर भी ट्यूबलाइट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये देखिए हमारा रहा ट्यूबलाइट का नामांकित चित्र। ट्यूबलाइट में ये जो देखे होंगे आप लोग, व्हाइट रंग का जो
बाहर से लेयर बनी होती है, व्हाइट रंग की लेयर देखें कि नहीं, वो बनी होती है फास्फर की। किसकी बनी होती है? फास्फर की। फास्फर के बारे में बता रहे हैं हम क्या है। देखिए, और इसमें ये जो जो आपका शीशा लगा हुआ है, व्हाइट कलर का शीशा होता है, और ये जो दोनों साइड देखिए क्या है, ट्यूबलाइट में बेरियम ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई टंगस्टन के 2 फिलामेंट लगे होते हैं। ये जो आपके ट्यूबलाइट के अंदर देखेंगे ऐसे ऐसे वाला भाग, ये क्या होता है कि फिलामेंट होता है। क्या होता है? फिलामेंट। और फिलामेंट किससे जुड़ा होता है? टंगस्टन से। किससे जुड़ा होता है बेटा? टंगस्टन से। अब आगे आते हैं हम लोग, ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ पारे की वाष्प भरी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पूछता है कि ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है। लगभग जो नहीं पढ़ा रहता है बेटा 100% गलत करके आता है, क्योंकि अच्छे से इसको पढ़ना है। देखो, बल्ब में तो आर्गन और नाइट्रोजन भरी होती थी, लेकिन इसमें आर्गन के साथ साथ को क्या भरी है बेटा? पारे की वाष्प भरी है, जो कि यही फंसाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ट्यूबलाइट में आर्गन प्लस पारे की वाष्प भरी होती है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ट्यूबलाइट के भीतरी दीवारों पर, ट्यूबलाइट के भीतरी दीवारों पर फास्फर की सफेद रंग का परत होता है, मैं बता ही दिया इसको। अब फास्फर क्या है सर? ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछना चाहिए, लेकिन हम ही बता दे रहे हैं। तो फास्फर क्या होता है? देखिए, फास्फर वे पदार्थ है जो ऊंची आवृत्ति की तरंगों को अवशोषित करते हैं और नीची आवृत्ति तरंगों को क्या करते हैं बेटा? उत्सर्जित करते हैं। उत्सर्जित का मतलब बाहर निकालना, उत्सर्जन का मतलब बाहर निकालना। तो इस घटना को प्रतिदीप्ति या फास्फर कहते हैं। क्या कहते हैं? इस घटना को प्रतिदीप्ति या फास्फोरस कहते हैं। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि बल्ब की अपेक्षा ट्यूबलाइट ज्यादा दिन तक चलता है। इसका कारण यही होता है कि फास्फर क्या करता है? इसकी सुरक्षा करता है। उसके बाद इसकी जो दक्षता होती है, दक्षता बेटा 60 से 65% तक होती है। दक्षता देखो, बल्ब की सापेक्ष दक्षता कितनी थी? 10 to 15, और इसकी दक्षता कितनी है? 60 to 65। इसीलिए ट्यूबलाइट लोग घरों में लगाते थे, और ये क्या है कि एक तरह से ऊर्जा को बचाता है। ठीक है, हमारी ऊर्जा को क्या करता है? बचाता है। आइए हम लोग समझते हैं विद्युत हीटर के बारे में। ठीक है, इसको गीजर भी कहा जाता है। देखिए, इसका मेन जो प्रश्न बनता है, पूछता है कि हीटर इतना हीट होता है, गर्म होता है, तो इसमें तार कौन सा लगा रहता है? तो तार जो लगा रहता है, नाइक्रोम का तार लगा रहता है। किसका तार लगा रहता है बेटा? नाइक्रोम का, जिसमें ज्यादा उष्मा मिलती है, तो भी क्या करता है? ये गलता नहीं है। आगे देखिए, उष्मा इसकी कितनी होती है? 800 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, पहले हम लोग जब बिजली फ्री थी, बिजली बिल कम था, तो बहुत यूज करते थे खाना वाना बनाने में। किसका? गीजर का या हीटर का। और पानी गर्म करने में इसका उपयोग होता था। ठीक है, बहुत सारे इसके काम हैं। तो ये रहा आपका विद्युत हीटर। अब अगला जो हम लोग पढ़ेंगे, इस्त्री के बारे में पढ़ेंगे। इस्त्री कोई लड़की है नहीं, ये इस्त्री है आयरन। क्या है? आयरन, जो हम लोग प्रेस करते हैं जिससे कपड़ा। देखिए, ये अभ्रक के ऊपर नाइक्रोम तार लगा होता है। इसमें अभ्रक का प्रयोग किया जाता है, उसके ऊपर किसका तार लगा होता है? नाइक्रोम का। ठीक है, क्योंकि इसमें भी पावर ज्यादा होता है। यह ऊष्मा का सुचालक है। ऊष्मा का क्या है? सुचालक, या विद्युत का कुचालक या अचालक है। ठीक है, इससे बस इतना प्रश्न बनते हैं कि विद्युत इस्त्री में तार कौन सा लगा रहता है, तो बताओगे अभ्रक के ऊपर नाइक्रोम का। उसके बाद ऊष्मा का यह क्या है? सुचालक है कि कुचालक है, तो बताओगे सुचालक है। और विद्युत का क्या है? अचालक है या कुचालक। ठीक, अगला हमारा जो टॉपिक है, विद्युत फ्यूज के बारे में पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? देखिए, इसमें जो फ्यूज तार बना होता है, यह प्रतिरोध उच्च होता है। इसका प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। और गलनांक, जो गलने की प्रक्रिया होती है, ये बहुत ही क्या होती है? निम्न होती है। और इसमें तार पतला लगाया जाता है।
क्योंकि फ्यूज अगर विद्युत इलेक्ट्रिक करंट जो है तेज आती है तो उसको क्या करता है कि फ्यूज अपने आप उड़ जाता है आवश्यकता से अधिक पड़ने पर, क्योंकि आपका और भी सामान जैसे फ्रिज है, पंखा है, बल्ब है, ये सब सुरक्षित रहे इसके लिए फ्यूज बांधा जाता है। तो ये फ्यूज देखिए जितना पतला होगा तार, इसका क्या होगा, पतला होगा, उतना ही अच्छा रहता है। तो इसका कोशिश आप लोग करिए कि जब भी घर में फ्यूज लगाइए शीशा व टीन से बना तार हो इसका, ठीक है, बहुत ही पतला तार आता है, शीशा व टीन से बना तार होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि फ्यूज बार बार उड़ता है तो मोटा तार कापर वाला ले जाके लगा देते हैं, पता लगा कि खूब तेज आ गई करंट घर में और फ्यूज उड़ा नहीं, और जब नहीं उड़ा तो पूरा घर में जो भी अन्य चीज था, फ्रिज, कूलर या जो भी था, गीजर उजर, सबको जला दिया, ठीक है, टीवी को जला दिया, टेलीविजन हमारा क्या हुआ, नुकसान हो गया, पंखा नुकसान हो गया। तो आप लोग कोशिश करिए शीशा व टीन के तार से क्या करिए, फ्यूज को बांधिए, एकदम पतला सा आता है, ठीक है, कभी कापर के तार से नहीं बांधना चाहिए, ठीक। आगे, यह परिपथ में सुरक्षा उपकरण है, मैं क्या बताया, यह परिपथ में जो भी आपकी वायरिंग है इसके लिए सुरक्षा प्रदान करता है। और जो लघु पथन, लघु पथन का मतलब समझ रहे हो, देखो हिंदी में कितना टफ हो गया लघु पथन, लेकिन इसका जो होता है शॉर्ट सर्किट, क्या होता है, शॉर्ट सर्किट, इंग्लिश नेम आप लोग सुने होंगे। या अति भारण, ओवरलोडिंग होती है, होने पर धारा की तीव्रता अचानक बढ़ती है तो स्वयं पिघलकर टूट जाते हैं तुरंत, और विद्युत उपकरण खराब होने से बच जाते हैं। आपकी जो भी वायरिंग रहेगी हर जगह देखिए, बोर्ड में भी, घर के बोर्ड में भी एक स्विच दिया जाता है जो कि उसमें भी विद्युत फ्यूज लगा होता है। और एक देखोगे कि घर के बाहर अगर बिजली आई है तो उसमें बड़ा सा फ्यूज लगाया जाता है, उसका भी काम होता है कि आपके परिपथ को, विद्युतीय परिपथ को सेफ रखना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास, माई वीडियो।